हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत टैक्स रिफॉर्म में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच कैन बी शिफ्टेड. It means the impact and incidence of tax on different persons, यानी जिस पर टैक्स लगाया जाए और जो फाइनली टैक्स को पे करे वो अलग अलग पर्सन्स होते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वन नेशन वन टैक्स कंसेप्ट पर बेस्ड है, यानी पूरे देश में केवल एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स हो जो सभी प्रकार के गुड्स एंड सर्विस टैक्स को प्रेजेंट करता हो। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में सबसे पहले 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि अपने पूरे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लगाने के लिए। Goods and service tax is an indirect tax which has replaced many indirect taxes in India. Goods and service tax act was passed in Parliament 29th March 2017. 2000 में इस टैक्स के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन काफ़ी समय बाद 2017 में आते आते हमारे देश की पार्लियामेंट में अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों ने इस एक्ट को पास किया और 29 मार्च को 2017 में ये पार्लियामेंट से पास हो गया। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया इज अ comprehensive टैक्स, मल्टी स्टेजेस टैक्स, डेस्टिनेशन टैक्स एंड इज लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। इसका मतलब हम लोग आगे अभी इसको समझेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस लॉ, यानी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक्ट जो पास हुआ, वो लॉ हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्स लॉज दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड इन इंडिया। जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एंटायर कंट्री, यानी जीएसटी एक प्रकार का ऐसा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है कि जो पूरे देश में एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जाना जाता है। अब हम ने अभी बात की वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो पहले कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, उन सभी टैक्सेस को जीएसटी रिप्लेस कर देगा और 1 जुलाई 2017 से जो भी टैक्सेस थे उनका एग्जिस्टेंस अपने आप ख़त्म हो गया जीएसटी के आने से। वो टैक्सेस कौन कौन से थे? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, सेंटर एंड स्टेट सरचार्जेज एंड सेस, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, एंट्री टैक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी कुछ टैक्स हैं जिनको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। वी हैव अर्लियर रीड जीएसटी इज अ मल्टी स्टेटेज टैक्स। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लेविड ऑन ईच ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती है, उसके पहले वो कई स्टेजेस को पार करके आती है। वो कौन कौन से स्टेजेस हैं? मल्टी स्टेज मीन्स बाइंग रॉ मटेरियल्स, एक प्रोड्यूसर जो रॉ मटेरियल बाई करता है। उसके बाद दूसरा स्टेज वो मैन्युफैक्चरर के पास आता है, और मैन्युफैक्चरर्स जो कि वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, उसको किसके पास सेल करता है? होल सेलर्स को या वेयर हाउस, जहाँ पे स्टोर किया जाता है प्रोडक्ट।
तो होलसेलर को सेल किया जाता है, होलसेलर से किसके पास जाता है, रिटेलर्स यानी शॉपकीपर जो रिटेलर्स के रूप में काम करते हैं, और रिटेलर्स से फिर कहा जाता है फाइनल सेल टू कंज्यूमर। यानी इसके बीच में आपने देखा 1 2 3 4 5 स्टेजेस आपको पार करने पड़े, और इन्हीं सभी स्टेजेस में जो वैल्यू एडिशन होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है। दीज आर द मल्टी स्टेजेस टैक्स। वैल्यू एडिशन के इन डिफरेंट स्टेज जीएसटी लेविड ऑन द वैल्यू एडिशन दैट इज द मॉनेटरी वैल्यू एडेड एट ईच स्टेट टू अचीव द फाइनल सेल ऑफ एंड कंज्यूमर। जैसे कि हमने कहा रॉ मटेरियल से लेके फाइनल कंज्यूमर तक के बीच में जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन सभी स्टेजेस में जो वैल्यू एडिशन होता है उस पर लगाया जाने वाला टैक्स होता है जीएसटी। जैसे मान लीजिए बिस्किट बनाने के लिए डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं उस पर टैक्स लगाया गया। फ्लोर एंड शुगर, दिस इज़ द रॉ मटेरियल, इससे वैल्यू एडिशन किया गया, बिस्किट बनाएगी। बिस्किट में वैल्यू एडिशन किया गया, उसको पैक्ड करने के बाद उसको ब्रांड लेबल दिया गया, तो उसमें वैल्यू एडिशन हुआ। उसके बाद वैल्यू एडिशन बिस्किट जब होलसेलर से के पास आई, तो इन डिफरेंट स्टेजेस में जो भी वैल्यू एडिशन हुआ उन सब पर लगाए जाने वाला टैक्स दैट इज कॉल्ड जीएसटी। It is also known as destination based tax. Destination means consider goods manufactured in Maharashtra and are sold to the final consumer in Uttar Pradesh. Since goods and service tax is levied at the point of consumption, so the entire tax revenue will go to Uttar Pradesh and not Maharashtra. यानी सपोज करिए कोई गुड्स महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होती है और उत्तर प्रदेश के कंज्यूमर्स को में आपके पास आके वो फाइनली कंज्यूम की जाती है, तो ये जो टैक्स होता है एक्चुअली ये डेस्टिनेशन यानी कंज्यूमर की तरफ से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए इसका जो भी टैक्स रेवेन्यू होगा वो महाराष्ट्र स्टेट के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। डेस्टिनेशन मीन्स वो अंतिम लक्ष्य जहाँ होगा, अंतिम स्थान जहाँ होगा, उससे ये जुड़ा हुआ टैक्स होता है। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स मीन्स इनपुट और आउटपुट दो चीज़ें होती हैं। इनपुट मीन्स द रॉ मटेरियल्स, जो भी गुड्स कोई भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है, दैट इज कॉल्ड इनपुट्स। Inputs, land, labor, capital, entrepreneurs are also the types of inputs. Taxpayers shall be allowed to take credit of taxes paid on inputs and utilize the same for payment of output tax. Full input tax credit shall be allowed on capital goods. यानी अगर मान लीजिए कि कोई भी इनपुट्स को वो कोई प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है और बाद में वो आउटपुट पर भी टैक्स दे रहा है, यानी उससे जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया उस पर भी टैक्स दे रहा है, तो जो इनपुट पे जो उसने टैक्स दिया उसको वो क्रेडिट के रूप में इस्तेमाल करके उससे छूट प्राप्त कर सकता है जब आउटपुट टैक्स वो पे करता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। वो कौन कौन से? जीएसटी वुड अप्लाई टू ऑल गुड्स, सभी गुड्स पे जीएसटी लगता है अदर देन एल्कोहलिक लिक्विड, शराब पर, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंड कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी को एग्जाम किया गया है। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस, यानी जीएसटी लगाया तो गया, इसके लिए तमाम एफर्ट किए गए, गवर्नमेंट ने जीएसटी को एक्ट बनाया और पार्लियामेंट में पारित भी किया, तो क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारे कंट्री के लोगों को, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट।
कैस्केडिंग इफेक्ट ये आपके लिए नया टर्म है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जब एक गुड्स पर टैक्स लगाया जाता है और उस टैक्स के उसके पर फिर दूसरा टैक्स लगाया जाए, यानी टैक्सेस ऑन टैक्स, कर टैक्स के ऊपर टैक्स, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। यानी एक ही गुड्स पे कई टैक्स लगाए। तो जीएसटी क्या करता है, जीएसटी जो पहले ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे उसको रिमूव कर देता है और एक टैक्स के रूप में आता है, इसलिए ये कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। हायर थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी रजिस्ट्रेशन की होती थी, तो इसको जो है रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स को जीएसटी ने ख़त्म कर दिया। यानी अब इजीली लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसीलिए रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट थी वो एक तरीके से जो जीएसटी जो टैक्स पेयर थे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसको ख़त्म कर दिया। अब इजीली जीएसटी टैक्स पेयर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर। कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस, और जीएसटी की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज यह है कि स्मॉल बिजनेस करने वालों को जीएसटी में काफ़ी स्कीम दी गई है, काफ़ी रिलीफ दिया गया है, और जीएसटी बड़े बिजनेसमैन से जुड़ा हुआ टैक्स है। स्मॉल बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी राहत देता है। ऑनलाइन सिंपलर प्रोसीजर अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर इसके जो पेमेंट को बहुत सिंपल कर दिया गया है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया गया, यानी एक सॉफ्टवेयर जीएसटीएन के अंतर्गत बनाया गया है और लोग आसानी से टैक्स इंडिविजुअली भी इसका पे कर सकते हैं। लेजर कंप्लायंस, यानी इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस थी, जो प्रॉब्लम्स थी वो कम हो गई। डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर ई कॉमर्स, और जीएसटी एक्चुअली ई कॉमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक रेगुलेटिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जीएसटी के पहले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को रेगुलेट करना आसान नहीं होता था, और हमारे देश में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कंपेयर में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का शेयर बहुत ज़्यादा था, बहुत। लेकिन जीएसटी के आने से अब गवर्नमेंट ईजिली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी रेगुलेट कर पाएगी, उसको भी अपने सर्विलांस में ले सकेगी। दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। We have also explained GST is mainly remove the cascading effect. Okay, the cost of goods and services decreased. GST also mainly technological driven. All activity registration, return filing, application for refund, response to notice needs to be online portal. This accelerate the process. What are the component of GST? ये सबसे important points है। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी फी रिसिप्ट पे 3 प्रकार के जीएसटी को जोड़कर आपको टैक्स लिया जाता है, या कोई भी वाउचर जनरेट हुआ है जिस पे जो सामान खरीदा है मार्केट में, आप उसको ध्यान से देखें, 3 प्रकार की जीएसटी आपको उसमें पे करनी होती है। CGST, SGST और IGST। CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अब इसमें देखते हैं कलेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल ट्रांजेक्शन्स हैपनिंग विद इन, जैसे महाराष्ट्र के अंतर्गत जो ट्रांजेक्शन हुए तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जीएसटी टैक्स होगा। कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन महाराष्ट्र एक मान लीजिए स्टेट मान लें, तो उसके अंतर्गत जो भी ट्रांजेक्शन हुए उस पर SGST भी लगेगी और CGST। लेकिन IGST कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट सेल, एग्जाम्पल तमिलनाडु, महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, महाराष्ट्र टू उत्तर प्रदेश।
तो इसमें क्या होगा कि जो इंटर स्टेट IGST जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, बाद में वो उन स्टेट्स में डिवाइड कर दी जाएगी। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ GST: CGST, SGST एंड IGST। बिफोर GST के पहले टैक्स कैसे लगता था और GST के बाद टैक्स का रिजाइम क्या हो गया, टैक्स कैसे, इसको कैसे हम समझें। जैसे देखिए कि डिफरेंट स्टेजेस थे, मैन्युफैक्चरर और वेयर हाउस, रिटेलर्स, ये 3 स्टेज मान लीजिए हम मानते हैं। तो इन 3, मैन्युफैक्चरर, देन वेयर हाउस, देन रिटेलर्स। अब मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट देखिए, कॉस्ट कितनी आती है, 1000 दिख रहा है। 1000 कॉस्ट पर वो मान लीजिए 10% टैक्स उसको देना होता था, तो वो कितना उसकी टोटल कितनी आ जाती थी, 1100 उस सामान की कॉस्ट। मतलब एक्चुअली उसने 1000 का कॉस्ट आई प्रोड्यूसन में, लेकिन 10% टैक्स देने से 1100 हो गई। अब MRP। लेकिन वेयर हाउस एड्स ने क्या किया कि 1000 पर उन्होंने 300 यानी चूँकि 1100 पे उन्होंने मैन्युफैक्चरर से लिया, अब उसको 1400 उसमें 300 उसने ऐड किया लेबल और रिपैकिंग से, उसमें वैल्यू एडिशन हुआ। अब इस पे उसको 10% टैक्स देना होगा, यानी 140 रुपीज़। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई उस गुड्स की, 1540। अब उसको रिटेलर्स को दिया गया, सेल किया गया। रिटेलर्स ने एडवर्टाइजमेंट में और अदर चीज़ों को वैल्यू ऐड किया और उसने उसका वैल्यू एडिशन किया, तो उसके पास कितने का, 2040। अब उस पर उसने 10% टैक्स पे किया, तो कितना हो गया, 2044। यानी अब वो गुड्स 2044 की मार्केट में अवेलेबल होगी। अब इसका आप देखेंगे कि कॉस्ट कितनी आ रही है, वैल्यू एडिशन और तमाम चीज़ों को जोड़ के, तो उस गुड्स की कॉस्ट आ रही है 1800 और उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, 2244 और उस पर टैक्स कितना बन रहा है, 444। यानी उस गुड्स पर टोटल टैक्स 444 का बन रहा है। अब देखिए, अगर GST से पहले का ये आपको रिजाइम दिखाया, सिनेरियो दिखाया। अब GST के बाद का देखते हैं। सेम वही चीज़, मैन्युफैक्चरर, वेयर हाउस, रिटेलर्स एंड टोटल। अब देखिए, कॉस्ट 1000 थी, 10% टैक्स लगा तो 100 रुपीज़ दी। लेकिन इसमें जब GST के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक्चुअली वैल्यू एडिशन 1000 मैन्युफैक्चरर ने किया था, तो उसको 10% टैक्स देना, यानी 100 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी बनाई गई कि आपने यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया तो 100। अब 1100 की टोटल वैल्यू हो गई उस गुड्स की। अब वो दिया जाता है वेयर हाउस को, तो वेयर हाउस में वो 1000 की गुड्स पे उसने 300 का क्या किया, वैल्यू एडिशन। यानी यहाँ से नहीं वैल्यू ऐड होके, बल्कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधा उस वेयर हाउस को मिला, क्योंकि ये टैक्स जो है वो बाद में क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए वेयर हाउस एट लेवल रिपैक 300 का वो सामान कॉस्ट ऐड हुआ, 300 तो 300 पे अगर 10% टैक्स लगता है तो 130, लेकिन एक्चुअली लाइबिलिटी कितनी हुई, 1300 पे 30 रुपीज़, यानी 100 रुपये पहले टैक्स लग चुका है। तो इन वैल्यू एडिशन 300 का हुआ तो टैक्स कितना लगेगा, 30। देयरफॉर 1430 द वैल्यू ऑफ द गुड्स। एंड नेक्स्ट स्टेज रिटेलर्स कितने का इसमें एडिशन कर रहा है, 500 में वेयर हाउस ने 1300 था, तो उसी के जस्ट ऊपर 500 वैल्यू एडिशन हुआ, न कि इधर से 1430 से। तो 1800 पर टोटल अगर 10% टैक्स लगाए तो 180 होता है। लेकिन चूँकि 500 केवल वैल्यू एडिशन होता है, तो 500 का 10% 50 रुपीज़, जो एक्चुअल लाइबिलिटी होगी रिटेलर्स की।
और इस तरह से टोटल गुड्स का जो वैल्यू हुई वो हुई 1980। अब आप देखेंगे पिछले में कॉस्ट आती थी 1800, यहाँ भी कॉस्ट 1800 आ रही है, लेकिन जो टैक्स था वो 444 था, यहाँ टैक्स कितना है 180 रुपीज़। और तीसरी चीज़ गुड्स की जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी मार्केट में वो कितनी 2044, यहाँ पे कितनी है 1980। यानी कितना डिफरेंस है 1980 एंड 2044, नियर अबाउट आप देखेंगे कि 260-70 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है 300। ठीक है, तो इस तरह से जीएसटी के आने से टैक्स का बर्डन और टैक्स की लायबिलिटी जो कि लोगों पर टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट को शो करता था वो कम हो गया। अब देखिए गवर्नमेंट ने, चूँकि जीएसटी एक प्रकार का प्रोग्रेसिव टैक्स है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब जैसे जैसे टैक्स का बेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता जाता है। तो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स को एक प्रोग्रेसिव टैक्स के रूप में दिखाया, यानी इसके डिफरेंट टैक्स रेट्स बताए। 0% यानी कुछ गुड्स हैं जिन पे टैक्स एकदम नहीं लगता, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, पेट्रोलियम एंड एल्कोहलिक प्रोडक्ट। एंड सम प्रोडक्ट 5%, 12%, 18% एंड 28%, यानी जैसे अलग अलग कैटेगरी बनाएगी गुड्स की, उनमें टैक्स का रेट डिफरेंट लेवल पर डिसाइड किया गया। ओके, जीएसटी काउंसिल, देखिए गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो इसको पास कर दिया और उसको पूरे देश में लागू कर दिया, लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी जो कमेटी बनी थी उसी को रिफॉर्म करके जीएसटी काउंसिल बना दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जीएसटी काउंसिल एज पर आर्टिकल 279A ऑफ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जीएसटी काउंसिल विल बी अ ज्वाइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, यानी एक सेंटर और स्टेट का एक ज्वाइंट फोरम बनाया गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल is constitutional body for making recommendation of union and state government on issue related of goods and service tax। और इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए यूनियन और स्टेट से रिलेटेड जो इशू है उस पर इसको बनाया गया है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड इश्यूज होंगी उसको ये हैंडल करेगा। जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, जीएसटी काउंसिल को चेयर मीन्स इसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें कौन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, आप सभी को पता है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। एंड द अदर मेंबर्स आर द यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स, यानी इसका यूनियन में स्टेट मिनिस्टर भी रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा, ठीक है, अनुराग ठाकुर जैसे हमारे देश में श्री अनुराग ठाकुर जी हैं तो वो भी इसके मेंबर हैं। उसके अलावा डिफरेंट स्टेज में जो भी टैक्सेशन के या फाइनेंस के जो इंचार्ज मिनिस्टर होंगे वो सभी इसके मेंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। देखिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई, लेकिन जीएसटी काउंसिल में एक नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी भी बनाई गई जो कि एक अपेक्स बॉडी होती है जीएसटी के लिए। एक्चुअली ये कंज्यूमर के बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाई गई, यानी कोई भी सेलर्स, कोई भी प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स से ज़्यादा टैक्स न वसूल सके, क्योंकि ये नया टैक्स है तो लोगों को कम अवेयरनेस है, इस वजह से लोग इसको समझ नहीं पाते उतनी आसानी से। तो इसलिए लोग जो सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, इस पर ज़्यादा टैक्स वसूल कर सकते हैं। तो इसके लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाई गई। NAA अंडर GST काउंसिल विल बी अपेक्स बॉडी which is mandated to ensure that the benefits of reduction in GST rates
यानी टाइम टाइम पर गवर्नमेंट जीएसटी रेट्स को भी कम करती रहती है। तो इसके बेनिफिट्स को ये इंश्योर करती है कि इसके बेनिफिट्स को, जीएसटी रेट में जो रिडक्शन हो उसके बेनिफिट्स को ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर passed on to ultimate consumer by way of a reduction in prices। यानी ये जीएसटी रेट्स जो कि गवर्नमेंट चेंज करती है, मान लीजिए रिडक्शन किया, तो इसका अल्टीमेट प्रॉफिट सेलर्स या मैन्युफैक्चरर को ना होके कंज्यूमर की तरफ जाए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलर्स को, मैन्युफैक्चरर को उसकी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको कौन गवर्न करती है, कौन इसको देखती है, ये है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर सेलर्स इसको कंज्यूमर तक नहीं ले जाते, तो प्राइसेस रिड्यूस नहीं करते, तो इसके अगेंस्ट नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी में अप्लाई किया जा सकता है, जिसको नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी देखती है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है जीएसटीएन। जैसा कि आप लोग टैक्स का जो रिजाम देखते होंगे या फिर आप देखते होंगे जीएसटी का जो टैक्स होता है, जो भी स्लिप या रसीद होती है उसमें जीएसटीएन लिख के उसका नंबर लिखा होता है। तो ये जीएसटीएन, ये नाम आप लोग वहाँ देखते हैं, लेकिन एक्चुअली जीएसटीएन होता क्या है। जीएसटीएन एक प्रकार के स्पेशल पर्पज व्हीकल्स, एक सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने आईटी प्रिपेयर्डनेस, यानी क्योंकि जीएसटी एक प्रकार का आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ओरिजिनेटेड टैक्स है, यानी इसको ऑनलाइन पे किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक जीएसटीएन फैसिलिटी डेवलप की है। इसमें क्या होता है कि जीएसटीएन के थ्रू फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेट कराता है जीएसटीएन, फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटी, और जो रिटर्न्स होती हैं, जो भी जीएसटी का रिटर्न भरा जाता है उसको सेंटर स्टेट अथॉरिटी तक फॉरवर्ड करती है। कंपटीशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, चूँकि आईजीएसटी क्या होती है, इंटर स्टेट जीएसटी होती है, तो दो स्टेट के बीच में जो जीएसटी लगती है उसको सेटलमेंट और कंपटीशन भी करती है। मैचिंग द टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क, और जो टैक्स पेमेंट का डिटेल्स होता है, चूँकि टैक्स बैंक के थ्रू, अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन पे होता है, तो उसको मैच भी कराती है। प्रोवाइडिंग वेरियस एमआईएस रिपोर्ट्स, मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट क्रेडिट, यानी इनपुट क्रेडिट के जो मैचिंग होती हैं, रिवर्सल होगी, रिक्लेम होगी। यानी इनपुट में मान लीजिए जो टैक्स पे किया सेलर्स ने या मैन्युफैक्चरर ने, वो अगर उसका ज़्यादा असेसमेंट कर लिया, ठीक, तो उसको वो मैच भी कराती है। और मान लीजिए उसने कम असेसमेंट किया तो उसको रिक्लेम कर सकता है, तो इसको जीएसटीएन नेटवर्क के थ्रू। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जीएसटीएन एक प्रकार से सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराती है लोगों को, ताकि वो इजीली अपने टैक्स रिटर्न को भर सकें। तो इस प्रकार जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये हमारे देश में जो भी डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको ये क्या करती है, रिप्लेस करती है। और जीएसटी एक मल्टी स्टेजेस वैल्यू एडिशन टैक्स है, डेस्टिनेशन टैक्स है। इस प्रकार आपने जीएसटी को के इंट्रोडक्शन को और बेसिक फीचर्स को समझा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।